Hello, uh, good evening, everyone. Hello, are you getting me? If you are getting me, please text me once. Hello, am I audible? Yes, okay. First of all, good evening, everyone. Once again, today we are going to discuss about the topic is adopting inclusive practices in classroom. मतलब किस प्रकार हम अपने क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे जिससे बच्चों को समान रूप से एजुकेशन मिल सके। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मीन्स inclusive education means different and diverse students learning in the same classroom। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं 35 या 40 जितने भी होते हैं अराउंड सारे बच्चे अलग अलग कास्ट कैटेगरीज कम्युनिटीज से आते हैं, अलग अलग वर्ग सोसाइटी से आते हैं, अलग अलग साथ में टेम्परामेंट लेके आते हैं। अब उसे एक छत के नीचे टीचर्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती है कि सारे बच्चों को पढ़ाना और जो भी वो पढ़ा पाते हैं सारे बच्चों के टेम्परामेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों के टेम्परामेंट अलग अलग होते हैं, तो वो हम जो भी हम शिक्षक पढ़ाते हैं वो बच्चों को प्रॉपर पहुंच पाए। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो किसी फिजिकल चैलेंज्ड होते हैं या डिसेबल नॉन डिसेबल होते हैं, हर बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। आज का ये सेशन इसी पर बेस्ड है कि अलग अलग समुदाय वर्ग और कास्ट कैटेगरीज के जो बच्चे हमारे क्लासरूम में आते हैं उस बच्चे को कैसे समान एजुकेशन दे सके ताकि बच्चों के बीच में किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाए। इसका गोल है द गोल इज टू इंश्योर दैट नो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एजुकेशन। कोई भी ऐसा बच्चा जो किसी भी प्रकार से स्पेशली वो चैलेंज्ड हो या फिर किसी भी बच्चा को किसी तरह का स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा हो, एजुकेशन से वो वंचित नहीं रह सके, उसे एजुकेशन न दी जाए, ऐसा कोई ऐसा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में उन सारे टॉपिक को डाला गया है कि किस प्रकार वो सारे बच्चे जो किसी भी प्रकार से फिजिकली चैलेंज हो, चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो नॉन डिसेबल हो या किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट हो, उन सारे बच्चों को हम अपने क्लासरूम में एक प्रॉपर एजुकेशन दे पाए ताकि उस बच्चों के अंदर जितने भी उसकी स्किल्ड है वो डेवलप हम कर पाए, ताकि बच्चों को जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर रूप से हर बच्चे तक पहुंचे। The inclusive education program aims for comprehensive quality education and skill building of the children। बच्चे के अंदर जो भी स्किल्स है, जो भी क्वालिटी है, उसे निखारना, उसे समझना और उसे मौका देना कि ताकि उस बच्चे के अंदर जो भी पोटेंशियल है किसी तरह के काम को करने का, वो अपने पोटेंशियल निकाल कर अपने पोटेंशियल की मदद से वो अपनी एजुकेशन के सहारे वो आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं कि वो किसी तरह से डिस्टर्ब है, चैलेंज्ड है तो उस वो एजुकेशन से वंचित रह सके। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एम्बिशन यही है कि ताकि किसी भी बच्चे जो किसी भी प्रकार से चैलेंज्ड हो या किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट हो चुका हो, वो हमारे स्कूल में आकर, हमारे क्लासरूम में आकर किसी भी प्रकार से वो डिस्क्रिमिनेट ना फेस पाए, ना फेस कर पाए और साथ में उसे एजुकेशन प्रॉपर मिल सके। जो बच्चे जो एजुकेशन किसी भी ऊंचे सोसाइटी के या ऊंचे फैमिली के पर्सन या एक हेल्दी बच्चे को मिल पा रहा है, वो प्रॉपर एजुकेशन पूर्ण रूप से सेम वैसा ही वैसे बच्चे को भी मिल पाए। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी राइट टू एजुकेशन, इक्वालिटी स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इक्वालिटी राइट टू एजुकेशन यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हर बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन समान रूप से मिलना चाहिए, चाहे वो बच्चे किसी भी कास्ट समुदाय कैटेगरीज के हो। यहाँ पर हर बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, उसके अधिकार हैं। इक्वल स्टेटस, एक समान स्टेटस मिलना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और समान अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए ताकि एक क्लास के रूम के अंदर जितने इवेंट्स होते हैं हर एक इवेंट्स में उसके पोटेंशियल के आधार पर उसे अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए ताकि वो अपने फ्यूचर में भी अगर जो चाहे, जो उसने अपना गोल सेट कर रखा है, वो उस एम्बिशन को टच कर पाए।
नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स एजुकेशन टू ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कैरेट एंड रेसेस। बच्चे के अंदर बहुत सारे तरह के चेंजेस होते हैं, बहुत सारे तरह के कास्ट कैटेगरी से आते हैं। हर बच्चे का आगे बढ़ने का, सोचने समझने का जो स्पीड होती है सबका अलग अलग होता है। तो इसकी मकसद होती है कि बच्चों को जो भी अलग अलग कास्ट कैटेगरी और समझ से, चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो, नॉन डिसेबल हो, सबको प्रॉपर एजुकेशन दे पाए और जिस तरीका से वो समझ पाता है उस तरीका से बच्चे को एजुकेशन दे पाना। इट्स पॉलिसीज, कैरिकुलम, टीचिंग मेथड्स are so varied and dynamic that every child could easily be adjusted। अगर हमारा जो टीचिंग कैरिकुलम है या टीचिंग मेथड है उसमें इस तरह के पॉलिसीज होने चाहिए कि ताकि सारे बच्चे, चाहे वो किसी भी कैटेगरीज के हो, हमारे पास आने के बाद एक क्लासरूम के अंदर, एक स्कूल के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर पाए। ऐसा नहीं हो कि वो बच्चे के अंदर जो भी वो अपने घर से जो भी साइनेस लेके आया हो या किसी तरह का उसके अंदर हेजिटेशन हो, वो स्कूल में आके वो बोल नहीं पा रहा हो, क्लासरूम में किसी से बातें नहीं कर पा रहा हो। तो उसको एक ऐसा माहौल देना ताकि वो अपने आप को उस माहौल में वो एडजस्ट कर पाए, ताकि वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट कभी फील नहीं करे, चाहे वो किसी भी तरह से वो फिजिकली चैलेंज ही क्यों ना हो। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब हम कैसे बच्चों को नॉन डिस्क्रिमिनेट करेंगे? हमारे पास जितने भी बच्चे, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास हर तरह के बच्चे हैं, चाहे वो अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग मेंटालिटी, अलग अलग टेम्परामेंट के हैं, और किसी तरह के वो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, किसी तरह के फिजिकली चैलेंज भी हो सकते हैं। तो उसको अवेलेबल करने के लिए एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड इक्वली वैलिड। हमें समझना होगा कि एक क्लासरूम के अगर 40 स्टूडेंट है तो 40 में से एवरी स्टूडेंट हमारे लिए यूनिक है। हर बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, कुछ ना कुछ वो उसके अंदर स्किल होते हैं। तो हमें समझना होगा कि हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट है उसके अंदर। सो एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड इक्वल वैल्यूड, और हमें सारे बच्चों को इक्वल वैल्यू में रखना होगा, इक्वल वैल्यू देना होगा। जो बच्चे, जो हेल्दी बच्चे हैं, जितना वैल्यू हम उसको देते हैं उतना ही वैल्यू हमें उन बच्चों के लिए भी देना है जो किसी तरह का जो किसी तरह से चैलेंज है। जैसे कोई बच्चे ऐसा होता है जो बौना टाइप का है, कुछ बच्चे ऐसे जो जैसे आंख से सही से दिखता नहीं या फिर दिखता ही नहीं है, कुछ बच्चे जो अपने बॉडी से डैमेज्ड है, कहीं बॉडी के किसी पार्ट से वो डैमेज्ड है। तो सबको एक इक्वल वैल्यू देना और साथ में सब मेरे लिए यूनिक है। नॉन डिस्क्रिमिनेटेड इक्वालिटी and togetherness leads to the healthy and learning of every child in the इंक्लूसिव स्कूल। अगर कोई स्कूल इंक्लूसिव स्कूल है तो उसका एक राइट है कि सब बच्चों को इस तरह से नॉन डिस्क्रिमिनेट करना, ताकि सब बच्चों को एक समानता मिले। सब जो भी चीजें, जो भी फंक्शन स्कूल के द्वारा दी जाती है या फिर बच्चों के लिए हित में जो भी चीजें होती है वो हर बच्चों तक पहुंचना चाहिए, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, ताकि बच्चे आपस में मिलजुल कर एक साथ रहे, एक साथ बढ़े और एक हेल्दी लर्निंग, मतलब एक समान एजुकेशन जब मिलेगा तो डेफिनेटली वो हेल्दी लर्निंग भी उसे मिलेगी। इस प्रकार से वो बच्चे आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी सोशल रिस्पॉन्स सोशल रिलेशनशिप। अब हमें ये देखना है किस प्रकार बच्चे हेल्दी सोशल रिलेशनशिप बनाएंगे। तो इसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स द हेल्दी सोशल रिलेशनशिप बिटवीन दी डिसेबल एंड नॉन डिसेबल चिल्ड्रेन। वो सारे बच्चे जो डिसेबल हो चाहे नॉन डिसेबल हो, सबको समान रूप से आगे लेके चलना और उसे एक हेल्दी सोशल रिलेशनशिप बनाना, ताकि वो बच्चे जो जितने भी बच्चे, चाहे वो हेल्दी बच्चे हो या थोड़ी सी नॉन हेल्दी बच्चे हो या किसी तरह से चैलेंज्ड हो, सबको समान रूप से आगे बढ़ना। और सबके बीच में जो गैपिंग होती है, एक छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, चाहे वो मेंटालिटी से हो या किसी भी चीज़ से हो, सबको एक साथ आगे लेके बढ़ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में एक हेल्दी सोशल रिलेशनशिप जनरेट होती है। रिड्यूस गैप बिटवीन देम एंड प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। सभी बच्चों के बीच में इक्वल रखना, और जो भी गैपिंग बच्चों के बीच है जितना ज़्यादा हो सके उसे कम करना, ताकि सबको एक समान प्लेटफॉर्म मिल सके, जिससे वो कॉमन एजुकेशन सबके लिए बराबर रूप से, समान रूप से वो उसके पास पहुंच सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट्स। किस प्रकार हमें कोऑपरेटिव एफर्ट्स देनी होगी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, ताकि सभी बच्चों को समान एजुकेशन मिल सके। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन ऑफ टीचर्स, स्पेशल टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेरेंट्स, विच इज टर्न लीड टू बेटर एजुकेशन एंड हेल्दी लाइफ अहेड ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर देखा जाता है कि एक स्कूल में बहुत तरह के टीचर्स होते हैं। एक जो टीचर्स होते हैं जो सब्जेक्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। इसके साथ ही कुछ स्पेशल टीचर्स होते हैं जो आर्ट
जो आर्ट के टीचर्स होते हैं, डांस के टीचर होते हैं, सिंगिंग के टीचर होते हैं, चाहे वो टाइकांडो के हो, स्पोर्ट्स के हो, चाहे किसी तरह के मार्शल आर्ट्स के हो, योगा के हो, तो जितने भी स्पेशल टीचर्स हो, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स हमें एक साथ लेके, चूंकि सबका एम्बिशन होना चाहिए बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चे के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल है उसको आगे रखना। अगर किसी बच्चे के अंदर किसी तरह का एक्स्ट्रा पोटेंशियलिटीज नहीं है, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो उसे पता नहीं है कि वो उसके अंदर वो किस तरह का टैलेंट है, तो ऐसा माहौल बनाना, स्कूल के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर जनरेट करना ताकि वो अपने दम पर, अपने बल पर कुछ ना कुछ कर सके। अगर उस कड़ी में वो कुछ गलती भी कर रहा हो तो उसे इग्नोर करके, ताकि हमारा मकसद होना चाहिए कि बच्चे अपने अंदर किसी न किसी स्किल को निकाले और उसी स्किल के सहारे वो आगे बढ़े। तो इसके लिए हमें सब टीचर्स को, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हो या नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव हो, टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, सबको मिलकर एक साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि बच्चों के बीच इंक्लूसिव एजुकेशन बन सके। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग स्टाइल। अब लर्निंग स्टाइल किस तरह से रखना है, तो चिल्ड्रन हैव वेरिड नीड्स एंड एबिलिटीज। हर बच्चे को हर तरह का आवश्यकताएं पड़ सकती है उसके एबिलिटीज के आधार पर। हर बच्चा सेम चीजों से एजुकेशन गेट नहीं कर सकता है। जैसे कि अब कुछ बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड है, तो हम अगर इक्वल तरीका से एक ही मेथड से पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उससे प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। कुछ बच्चे की समझने की शक्ति थोड़ी कम वीक होती है, कुछ बच्चों की समझने की शक्ति थोड़ा फास्ट होती है, कुछ बच्चे प्रॉपर रूप से देख पाते हैं, कुछ बच्चे प्रॉपर रूप से नहीं देख पाते हैं। तो हमें हमें इन सभी चीज़ों को समझना होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन फैसिलिटेट्स different learning style in the classroom so that every child को learn appropriately। यानी कि हमें जितने भी बच्चे हैं उसके बीच में जो भी हम एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके पास जो भी चैलेंजेस है उसके आधार पर उसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। जैसे कि कुछ बच्चे जिसे जो देख नहीं सकता या किसी तरह से चैलेंज्ड है या कुछ समझ नहीं पाता, तो उसको समझाने का तौर तरीके बदलना। इसके लिए एक कुछ लिपि बनाए गए थे, जैसे ब्रेली लिपि, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उसके लिए बनाए गए थे। तो यहाँ पर अगर कुछ बच्चे जो मतलब किसी क्लासरूम में इस तरह के बच्चे जो बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं, तो वो स्कूल की एक जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम माहौल बनाना एक अलग से, ताकि वो सारे बच्चे जो फिजिकली चैलेंज है, जो वो अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, वो उससे वो प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो बच्चे को सारा एजुकेशन, जो अंधे होने के बाद भी उसे प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, ताकि वो भी अपने बल पर वो चाहे तो आगे कुछ कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या कि बच्चों को किस प्रकार रिस्पॉन्सिबल बनाना है, किस प्रकार वो अपने लिए अपनी जिम्मेदारी को समझे, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों का समझना होगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, या एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द डिसेबल एंड माइग्रेटेड ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं से चैलेंज्ड होंगे या कहीं ना कहीं से माइग्रेराइज्ड होंगे। तो वैसे सारे बच्चे की जो भी आवश्यकताएं हैं उसको समझना, जो भी एजुकेशनल नीड्स होंगे उसे क्या चाहिए। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, प्रॉपर रूप से आगे पीछे नहीं कर पाते, वो ऊपर नहीं जा पाते, जैसे कुछ स्टेयर पर नहीं चढ़ सकते हैं, किसी का हार्ट प्रॉब्लम है, बहुत सारी तरह के वो समस्याएं से जूझ रहे होते हैं। तो उन सारी समस्याओं, उन सारे बाधाओं को दूर करना स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे सिस्टम, सारे जो रिसोर्सेस होते हैं उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराना, ताकि सभी बच्चों को प्रॉपर रूप से एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट है हमारा द स्कूल ऑल्सो अडेप्ट to the needs of the learners so that they could accommodate easily and effectively। और सारी चीजें जो बच्चों को आवश्यकता है उसे सीखने के लिए, उसे समझने के लिए, वो सारी चीजों को प्रोवाइड कराना, चाहे वो स्कूल के माध्यम से हो या उसके पेरेंट्स के माध्यम से हो, उसे बच्चों के पास पहुंच जाना चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ने में या उसे समझने में या किसी भी तरह का, उसे बच्चों के बीच में रहने में किसी तरह का परेशानी न हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। अब बच्चे क्या है कि एवरी चाइल्ड हैज फंडामेंटल राइट्स टू एजुकेशन। हर बच्चे को एक फंडामेंटल राइट है, बेसिक अधिकार है, जिससे वो सारे बच्चे को समान रूप से एजुकेशन मिल सके on the basis of equality of opportunities regardless and strengths in the and the limitation। अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को एक समान रूप से एजुकेशन देना, ताकि उसे भविष्य में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, उस अपॉर्चुनिटीज होते हैं, वो अपने पोटेंशियल, अपनी एबिलिटी के आधार पर उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम सभी टीचर्स को बच्चों को पूर्ण रूप से जो सही बच्चे हैं, जो हेल्दी बच्चे, उसके साथ साथ जो अनहेल्दी बच्चे, जो किसी तरह से फिजिकली चैलेंज्ड है या किसी तरह से डिसेबल्ड है, सारे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग।
The perspective of both the disabled and non-disabled students is listened and taken seriously irrespective of irrespective of diversity in needs. बच्चे को चाहे वो जो भी बच्चे हैं हमारे क्लास में, चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो नॉन डिसेबल हो, सभी बच्चों को प्रॉपर रूप से रिस्पेक्टिव डाइवर्सिटी यूनिट जो भी आवश्यकताएं उसे होती है, जिस तरीके से उसे समझना है, जिस तरीके की चीजें चाहिए ताकि उसे समझने में दिक्कत ना, वो सारी चीजों को मुहैया कराना, उपलब्ध कराना. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बेटर लिविंग. इंक्लूसिव एजुकेशन अलाउ ऑल द चिल्ड्रेन टू लिव टू द बेस्ट ऑफ बेस्ट. अब बच्चे को एक और चीज हमें माहौल बनाना होता है, जैसे कि हम जो भी बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, तो इन सभी टॉपिक्स का कहीं ना कहीं मतलब एक रिलेट करता है कि कहीं ना कहीं से बच्चों को किसी भी तरीका से आपस में डिस्क्रिमिनेट नहीं होने देना है. कि बच्चे, अब जैसे ही बच्चे कहीं आपस में डिस्क्रिमिनेट होंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति उसे हीन भावना आएगा कि उसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उसके पैर कितने अच्छे हैं, उसकी आंखें कितनी अच्छी है, हमारा वो डिस्टर्ब है, हमें ऐसा क्यों है. तो उसे एहसास नहीं होने देना कि वो गलत है, उसी तरह कोई कमी है, जो है उसे एक्सेप्ट करना है और उसी एक्सेप्ट के साथ उसे आगे भी बढ़ना है और उसके साथ रह करके उसे बेस्ट में बेस्ट भी करना है. शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स विद पेयर्स एंड टीचर्स. उसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बाधाएं आ रहे हैं या उसके अंदर जो भी चल रहे होते हैं, उसके पास ऐसा माहौल हमारे स्कूल में बना के रखना है ताकि वो अपने फीलिंग्स को, वो जो सोच रहे हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके. और हम टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ इस तरह से एक डिस्टेंस बना के रखें ताकि जरूरत पड़ने पर हमसे डरे भी, और साथ में अगर उसके साथ किसी तरह का प्रॉब्लम है तो बेहिचक आके वो हमें बताए भी. ऐसा नहीं कि हम अपना भय इतना बना ले बच्चों के बीच ताकि वो अपने बेसिक जो डर होता है, जो अगर कोई चीज उसके मन में खटक रही है, कोई चीज जिससे वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो टीचर्स को भी ना बता पाए. तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के बीच इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना ताकि वो कोई भी छोटी छोटी चीज भी नहीं बता पाए. अगर वो किसी चीज से वो डिस्टर्ब हो रहा होता है तो वो टीचर्स को जाके बताए. और हम टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन बातों को समझे और उसे सीरियसली उस चीजों को हैंडल करे, बच्चों को समझाए और उसे जो भी आवश्यकताएं होती है, जो संभव हो सके, जो दूर किया जा सकता है, उनकी जो समस्याएं हैं उसे हम लोगों को दूर करना चाहिए और हम सबको मिलकर दूर करना चाहिए. एवरी चाइल्ड गेट्स एक्सेस टू नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड पोटेंशियल. हर बच्चे के पास इतना क्षमता होता है, इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने बल पर, अपने दम पर आगे बढ़ सकता है. तो इसके लिए हर बच्चे को हमें समझना पड़ेगा. इसके लिए सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन समान रखना, इक्वल एजुकेशन देना, है ना. क्योंकि हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होती है, हर बच्चे के पास एबिलिटी है कुछ ना कुछ कर दिखाने की. बस यही है कि कुछ बच्चे को वैसा माहौल मिलता है, वो आगे बढ़ पाते हैं और अपनी पोटेंशियलिटीज को निकाल पाते हैं. कुछ बच्चे आगे नहीं बढ़ पाता है, शायद उसे वैसा माहौल नहीं मिलता है. तो हमें हम स्कूल के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर आपस में इन सारे बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बाधाएं उसे दूर करना, वो ताकि वो अपनी पोटेंशियलिटीज और अपने एबिलिटीज को दिखा सकें. अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन कैन हेल्प ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन. अब यहाँ पर क्या है कि कुछ बच्चे जो किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट होते हुए आ रहे होते हैं, चाहे अगर यूं कह ले तो अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके पेरेंट्स हो या पेरेंट्स के पेरेंट्स हो या उनके पेरेंट्स हो, किसी प्रॉब्लम से वो झेलते आ रहे हैं. जैसे मान ले जो जो समाज में छोटे कास्ट के होते हैं वो बड़े कास्ट के बच्चों के बीच में रहते नहीं है. बट एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है, अगर समान रूप से बच्चों को एजुकेशन दी जाए तो वो जो साइकिल ऊपर से चला आ रहा होता है, जिससे वो जूझ रहा होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन ऊपर से चला होता है, अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा तो डेफिनेटली वो उस साइकिल को तोड़ पाएगा. उस वो जो भी सिस्टम से आ रहा है जो गलत है, ऑलरेडी वो गलत है, उसे बताया गया है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हम छोटे हैं, हमारा ये लिमिट्स है, हमें इसी लिमिट्स के अंदर में रहना है. अगर एजुकेशन प्रॉपर मिलेगा और साथ ही समान एजुकेशन मिलेगा तो वो सारी बाधाओं को दूर करके और एक सोसाइटी के अंदर समान रूप से वो रह सकता है. तो इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे बेनिफिट यह है कि सब बच्चों को एक समानता का अधिकार मिलना, ताकि हर बच्चे कास्ट कैटेगरी से निकल के, जितने भी वर्ग समुदाय कम्युनिटी से निकल के सब अपने आप को एक समान रूप फील करें. धरती पर जितने भी बच्चे हैं सबको लगे कि हमें जितना अधिकार उन सारे बच्चों को जीने का है जो बड़े बच्चे हैं, जो हाईली सोसाइटी मेंटेन करते हैं, उतना ही अधिकार एक छोटे लोअर कैटेगरीज के बच्चे को भी, अगर वो इस जगह पढ़ रहा है तो सबको समान रूप से एजुकेशन और समान माहौल और समान फैसिलिटीज मिलना चाहिए. जितना हो सके ये उसकी की जिम्मेदारी बनती है. नेक्स्ट है इट ऑल्सो इनकरेज द चिल्ड्रेन टू स्टे विद देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज. और ये इंकरेज करता है बच्चों को अपने फैमिलीज के बीच में रहने में और उसके अपने समुदाय में रहने में.
The school atmosphere can improve to the benefits of all the learners. और इस तरह के एटमॉस्फेयर सभी बच्चों को बेनिफिट्स देती है। जितने भी बच्चे जो भी चीज़ सीखना चाहें, जो भी चीज़ करना चाहे, उसे वो बेनिफिट्स मिलते हैं ताकि वो सारे बच्चे इस चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। It promotes the wider inclusion of individuals for the development of the nation. अगर हम बच्चों को इस प्रकार से एजुकेशन दे पाए ताकि सभी बच्चों के बीच में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो भी इसके अंदर बाधाएं होते हैं, चाहे वो कुछ बच्चे पढ़ पाते हैं किसी बाधाओं की वजह से, कुछ बच्चे नहीं भी पढ़ पाते हैं, है ना? तो बस सारी बच्चों को अगर समान रूप से प्रॉपर सुविधाएं दी जाए, प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, तो डेफिनेटली वो आगे जाकर अपने एजुकेशन के बल पर बहुत सारे जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें नहीं होना चाहिए, जो अभी भी हो रहे होते हैं, वो चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं और अपनी एक हेल्दी मेंटालिटी डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारा राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि हम शिक्षा की एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है, उसका भविष्य कैसा होगा, कहीं न कहीं वो आज के बच्चों पर डिपेंड करता है। और आज के बच्चे का सोच और आज के बच्चे का एजुकेशन हम टीचर्स के हाथ में होते हैं। तो हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनडायरेक्ट वे में कहीं न कहीं फ्यूचर का बिल्डअप हम लोग करते हैं। इसलिए टीचर्स को एक राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है कि हम अपने एक कमरा के अंदर रहकर अलग-अलग सोसाइटी, कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो फ्यूचर बना सकें। तो हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हमारा फ्यूचर कैसा हो, किस मेंटालिटी का हो, किस सोच का हो। हम अपने फ्यूचर को कैसा देखना चाहते हैं, ये हम टीचर की ज़िम्मेदारी बनती है कि उस बेहतर कल के लिए हम अपने बेहतर आज के बच्चों को ठीक कर पाएँ। क्योंकि आज के बच्चों को बेहतर चीज़ दे पाएँ, बेहतर एजुकेशन दे पाएँ, यही चीज़ हम हमें आने वाले फ्यूचर को बना सकता है। और यही इसीलिए कहा जाता है बच्चे देश के भविष्य होते हैं और टीचर एक राष्ट्र का निर्माता होता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन को अफेक्ट करती है? नेक्स्ट है डाइवर्सिटी अमंग द लर्नर्स। हर बच्चों के बीच में एक डाइवर्सिटी होती है, जैसे कि जितने भी बच्चे हैं, सबको समझने की, देखने की, सबका नज़रिया अपना-अपना होता है। सबको समझने की, देखने की विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। प्रिपेयर्डनेस ऑफ द टीचर। अब यहाँ क्या है प्रिपेयर्डनेस ऑफ द टीचर्स, इसका मतलब कि जो टीचर्स हैं, उन सारी टीचर्स को क्या करना है, कैसे करना है, उसके पास प्री प्लानिंग होना चाहिए। वो पहले से तैयार होना चाहिए, उसे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस बच्चों के साथ किस तरह से ट्रीट करना है, किस बच्चे किस मेंटालिटी के हैं, उसे कैसे समझाना है। इन सारी चीज़ों को पहले प्लान करना। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए ताकि पूरे स्कूल के अंदर में आने से ही पूरे एजुकेटिव माहौल देखे, चाहे वो जिस कोना में देखे लगे कि हाँ कोई शिक्षित हमारा प्लेस है। साथ ही अगर कोई बच्चों को किसी तरह का एक्स्ट्रा आवश्यकताएं हैं, जैसे कोई बच्चे चल नहीं पाते, तो हमारा स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा कुछ सुविधा होना चाहिए कि बिना उसे कष्ट हुए अगर वो सीढ़ी पर चढ़ना चाहे, ऊपर जाना चाहे, तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि बच्चे बिना किसी मेहनत से ऊपर जा सके, या फिर उसके लिए क्लास कुछ नीचे अरेंज करना। तो इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आवश्यकताएं बच्चों को पढ़ने में है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके रिगार्ड जितनी भी चीजें हैं, जो भी रिसोर्सेज है, वो सारी चीजों को अवेलेबल कराना ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके बाद है इवोल्यूशन सिस्टम, हमारे इवोल्यूशन सिस्टम को बदलना। अब हर बच्चे का जो सोचने समझने के तौर तरीके अलग होते हैं। एक ही क्वेश्चन को 10 बच्चे को छोड़ दिया जाए, अगर वो अपने बल पे लिखे, तो 10 बच्चे, जाहिर सी बात है कि वो 10 बच्चे अपने तरीका से ही लिखेंगे और हर बच्चे अपने तरीका से सही ही लिखते हैं। तो जब भी हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं कि इस बच्चे किस तरह के है, उसने जो लिखा है वो सही है नहीं, या वो खुद किस मेंटालिटी का है, तो हमें उसे अपने तरीका से ना समझ के बच्चों की एबिलिटी के तरीका से एनालाइज करना चाहिए और उस हिसाब से उसे इवैल्यूएट करना चाहिए। तो हमें इवैल्यूएशन सिस्टम में भी परिवर्तन लाना चाहिए ताकि बच्चों को हम सही तरीका से जज कर पाए कि वाक़ई में उसे क्या चाहिए और क्या चाहता है उसे। और उसी के आधार पर हमें आगे का पूरा प्रारूप तैयार करना चाहिए कि आगे उसे क्या देना है, कितना देना है, किस चीज़ों को देना है। तो वो सारी चीज़ें हमें इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट्स। अब ऐसे कौन-कौन से फेस्ड है जो बच्चे फेस करते हैं और फेस करते हुए स्कूल में अभी भी बहुत सारे बच्चे इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। अब कुछ बच्चों में एक हीन भावना आती है। हीन भावना जैसे कि कुछ बच्चे, अब यहाँ पे हीन भावना मतलब बहुत सारी तरह से हो सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे तरीका से दिखते हैं, अच्छे लगते हैं, वो किसी तरीका से डिस्टर्ब्ड नहीं है, हेल्दी बच्चे हैं प्रॉपर। अब उसी जगह पर दूसरे बच्चे हैं, अब दोनों में हीन भावना आती है। पहला बच्चे, जो बच्चे हेल्दी है, जिसे किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं है, वो पूरी तरह से वेल्ड है और वेल मेंटेन्ड में है।
वो बच्चे को अगर किसी इस तरह से डिस्टर्ब बच्चों के बीच में रखने से भी वो उससे एक हीन भावना होती है, यार हम कहाँ फंस गए, कहाँ हमें रखा जा रहा है। तो उस मेंटालिटी को हम टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के अंदर उस मेंटालिटी को दूर करना। इसके विपरीत जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड है या किसी तरह से डिस्टर्ब है, जिसे दिखता नहीं है, उसके अंदर भी हीन भावना आ सकती है कि यार हम कैसे हैं, हमें भगवान क्यों ऐसा बनाया, हमें लोग हम ऐसा क्यों है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, मतलब इस तरह की चीजें। तो हमें उसे मेंटल स्टेट, उस मेंटल जो भी उस वो जो भी उन चीजों को सोच रहा होता है, उन चीजों को दूर करना, ये हम शिक्षक और साथ में जितने भी उस बच्चों से कनेक्टेड है, चाहे वो टीचर्स हो, स्टूडेंट्स, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो एकेडमिक जितने भी मेंबर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं, या फिर इसके अलावा उसके जो भी पेरेंट्स होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के अंदर चाहे वो जो भी कमी है, उस कमी को उसके ऊपर हावी नहीं होने देना। क्योंकि बच्चे अगर कोई बच्चे हम किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का पनिशमेंट हम तभी दे सकते हैं जिसकी उसने गलती की है। अगर कोई बच्चे जन्म से उसे दिखता नहीं है या किसी कारण से उसकी आंख की रोशनी चली गई है, तो ये उसकी गलती नहीं है। हम किसी बच्चे को उस बात के लिए पनिशमेंट दे सकते हैं जो उसकी गलती है। हम उस बात के लिए कभी पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं जो उसकी गलती है ही नहीं, जो कहीं ना कहीं नेचुरली या किसी फेनोमेनन की वजह से वो उससे उस तरह का आपदा या उस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो उस बच्चे को हमें समझाना पड़ेगा कि हमारी हमारी गलती नहीं है, शायद हम ऐसे ही हैं, और हमें इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके आगे भी बढ़ना है। उसके बाद है इनसिक्योरिटी, बच्चों के अंदर असुरक्षित फील करना। अब सपोज दैट कुछ बच्चे स्कूल में आते हैं, उसे एक डर होता है। अब डर बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है, तो उस बच्चों के अंदर से उस डर को निकालना, उसे बताना है कि आप जहाँ पर आए हैं वो सेफ है, जिन बच्चों के साथ रहते हैं वो भी सेफ है, आपको किसी तरह से डरने की चीज़ नहीं। हम टीचर्स हैं, हम टीचर्स आपको पढ़ाने आते हैं, आपको हम में से किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए, अगर आपको किसी तरह का समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो इस तरह का माहौल बच्चों के बीच रखना, ताकि कोई भी बच्चे को अंदर वो फेयरलेस वर्क कर सके, फेयरलेस काम कर सके, फेयरलेस अपनी पढ़ाई कर सके। क्योंकि जब तक बच्चे फेयरलेस नहीं होंगे, तब तक उसके अंदर जो जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो कभी भी उस क्वेश्चंस को नहीं पूछ सकते, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं कुछ चीजें अगर वो डर होगा, तो उसके अंदर वो डर पीछे खींचेगी उसको, उसे असुरक्षित महसूस कराएगी। और असुरक्षित बहुत सारे कारणों से भी हो सकते हैं। अब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब हर बच्चों की समझने की जो जो समझ शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। सब बच्चे का समझ शक्ति सेम नहीं होता है। तो हम टीचर्स की एक और जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी बच्चे को पढ़ाते हैं, जितना भी पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने का तौर तरीका सिर्फ एक बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। हम जो भी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो हमारे क्लास में अगर 30-40 जो भी बच्चे हैं, कम से कम हम 2-3 समझाने का तौर तरीके, 2-3 एग्जाम्पल्स देते हैं। तो हो सकता है कि एक एग्जाम्पल से 10 बच्चे समझे, सब बच्चे नहीं समझ पाए, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो और भी बच्चे समझेंगे। तो इससे क्या हुआ है कि जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी हर बच्चों तक प्रॉपर रूप से पहुंच सकता है। अब हम ऐसे पढ़ाते हैं और हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, और आपको समझना है समझिए, नहीं समझना मत समझिए। इस मेंटालिटी से हम क्लासरूम में उतरते हैं, क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी बच्चों को हम पढ़ाएंगे, 30-40 बच्चे जो भी है, उसमें से जो बेटर करने वाले बच्चे भी और हो सकते थे, बट वो नहीं कर पाएंगे। तो हम ज्यादा पढ़ाए वो मैटर नहीं है, हम जितना पढ़ाए उसमें से वो कितना समझता है वो मैटर करता है। अगर हम अपने बच्चों में एक साल में 10 चैप्टर खत्म कर देते हैं, वो हमारे लिए वो टैलेंट हमारा नहीं है कि हम 10 चैप्टर को, चाहे वो 6 महीने में ही 10 चैप्टर खत्म कर दिए। वो मेरी टैलेंट वो नहीं दिखाता। मेरी टैलेंट वो दिखाता है कि जब हम 10 चैप्टर में से 2 ही चैप्टर पढ़ाते हैं और 2 चैप्टर प्रॉपर रूप से 100% बच्चों को समझा देते हैं, वो मेरी टैलेंट होती है। तो हम क्या पढ़ाते हैं वो मैटर नहीं करता है, बच्चे हमसे कितना समझ पाते हैं, उस समझ के वो कितना काम कर पाते हैं, वो मैटर करता है। यानी कि हम क्या करते हैं वो मैटर नहीं है, वो हमारे करने से उसकी आउटकम कितनी होती है, उसका आउटपुट बच्चों के अंदर कितना दिखता है, वो मैटर करता है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि जो भी बच्चे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को समझना और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को समझाना। उसके बाद है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। बच्चों के साथ एक और प्रॉब्लम आती है एडजस्टमेंट का। अब नए नए बच्चे हैं जो अभी अभी आए हैं, अब उससे एक माहौल मिलता है। अब वहां पर अलग अलग उसमें एक, जैसे एक क्लासरूम में नए बच्चे आते हैं, जितने भी बच्चों को देख रहे होते हैं वो हर टेम्परामेंट के होते हैं, हर एक मेंटालिटी के होते हैं, और हर एक सोच के होते हैं। अब उसके बीच में एडजस्ट करना, तो हम टीचर्स की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी नए बच्चे हैं उनसे मुलाकात करना, उनसे बातें करना, उसको समझाना कि नहीं आप आए हैं एकदम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, आपके साथ किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होंगे। आप आए हैं, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताइए, कि किस चीज़ का डर होता है बेहिचक हमें बताइए, एज ए फ्रेंड आप हमें बता सकते हैं। तभी हम इसके उसके अंदर से जो भी चीज़ें हैं, डर हो, भय हो, या जो भी हेजिटेशन हो,
उसको हम रिमूव कर सकें। अगर हम कर सकते हैं, अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, बच्चे को मिलते ही नहीं है, अपना क्लासरूम में आते हैं, बच्चे नए हैं, पुराने हैं, हम उसको देखते नहीं हैं, हम उसको जानते नहीं हैं, चुपचाप आए, क्लास में पढ़ाई निकल दी, चुपचाप आए, क्लास में पढ़ाई निकल दी और एक-एक बच्चे को नोटिस नहीं कर पाए, तो उस बीच में हम अपना काम तो कर चुके होते हैं, बट प्रॉपर रूप से हमारा जो भी वर्क होता है, वो बच्चे तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसके लिए हमें हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट्स के बीच में इंडिविजुअली रूप से समझना होगा कि वो बच्चे कौन है और साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि हम जो पढ़ाते हैं वो वाक़ई में उसे समझ रहा है कि नहीं। और साथ में इसके लिए हमें हर बच्चों से समय दर समय पूछना भी पड़ेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं समझ में आया? उसी बीच में क्वेश्चन भी कर देना कि चलो बताओ समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। चलो बताओ क्या समझा? ये बताओ मैंने ये समझा, इसमें तुमने क्या समझा? तो अगर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो कहीं न कहीं बच्चे अगर वो रिज़ल्ट देते हैं, बच्चे वो बताते हैं कि जो भी हम पढ़ाएँ अगर वो आंसर देना शुरू कर दिए, तो इससे हमें लगता है कि यस कहीं न कहीं हमने जो पढ़ा है वो बच्चे तक पहुँच रहा है। अगर वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाया तो हमारे पास एक और मौका मिलता है और साथ में हम ये भी समझ पाते हैं कि ओह! मैं कहीं कुछ चूक गया हूँ, शायद हम बच्चे को नहीं समझा पाया पूरा। हमने मेहनत तो किया बट वो मेहनत पूरी तरह से बच्चों तक नहीं पहुँच पाया। हमें फिर से मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब फिर से मेहनत के चक्कर में हम अगला टॉपिक निकल दिया और मालूम चला पहला टॉपिक मेरा छूट ही गया। तो इन सब चीज़ों को समझना और जो भी प्रॉब्लम बच्चे को होते हैं उसके एडजस्टमेंट में उन सारी चीज़ों को देखना। उसके बाद लैक ऑफ एक्सप्रेशंस बच्चे के अंदर जो भी चीज़ें हैं हेजिटेशंस होते हैं या एक्सप्रेस है अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आंसर्स जानते हैं और वो आंसर पर वो उसके अंदर चाहे वो घबराहट हो या फिर चाहे वो एक्सप्रेसिव मेंटालिटी का ना हो, वो अपनी बातें रख नहीं पाता है, तो हमें उसे कम्फर्ट माहौल देना है। कम्फर्टेबिलिटी दिखानी है, उसे बताना है कि कोई नहीं हम लोग गलती करते ही हैं, हम भी गलती करते हैं, सीखे हैं, गलती कीजिए कोई दिक्कत नहीं, हमें आपको उसको ठीक करने के लिए उसे बोलने का मौका दें। जितना बच्चे बोलेंगे कहीं न कहीं हमें भी समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या चल रही होती है, साथ में बच्चों को भी समझ में आएगा कि वो कितना समझ रहे हैं। तो कम से कम हर बच्चे को हमें दिखाना होगा कि वो एक्सप्रेसिव हो। है नहीं? तो इसकी एक अभाव बच्चों में देखी जाती है ज़्यादातर बच्चों में। कुछ बच्चे बोल्ड होते हैं, जो बोल्ड होते हैं वो तो कर लेते हैं, तो हमें सिर्फ़ उसको लेके नहीं चलना, वो सारे बच्चों को लेके चलना है जो अंदर से बोल्ड नहीं है। द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप लोग इसे वापस से कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लीजिएगा सेम लिंक पे। अब है इन्वर्ट नेचर, कुछ बच्चों को अंतर्मुखी भावना मतलब स्वभाव मतलब कि उसे अपने आप में लगा कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। उसको अपने आप वो डाउनफॉल यानी उसको नीचे खींचेगा और बोलना चाह रहा हो, उसे डर है किसी चीज़ का, उसे फ़ियर है या फिर उसको अपने आप में इनसिक्योर है, शायद वो गलत ना हो जाए। मतलब उसको अपने आप से ही अंदर कुछ खींचेगा, उसे लगेगा वो सही नहीं कर रहा है। वो जो बोलने जा रहा है, उसे लगेगा कि वो जो बोल रहा है वो सही नहीं बोल रहा है। तो ये सब चीज़ों को दूर करना, साथ में हमेशा हमें बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो लीड कर सके। एक क्लास के अंदर अगर 40 बच्चा है तो उसमें से हर बच्चों को एक-एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो सप्ताह में हो या महीना में हो, ताकि वो सभी बच्चों के बीच में बाहर निकल के किसी टॉपिक को वो बोल सके। क्योंकि जब तक बच्चा अपने दोस्तों के बीच, चाहे वो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 जो भी क्लासरूम में बच्चे होते हैं, जब तक वो उतने सारे बच्चों के बीच में बोलने की हैबिट नहीं डालेगा, तब तक वो हज़ारों के बच्चों के बीच में नहीं बोल पाएगा। तो हम बच्चों के अंदर जो हेजिटेशंस होते हैं, जो भी जो नेचर्स होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा उन बच्चों के अंदर से, जो भी उसका जो अपना स्वभाव है। तो इसके लिए हमें हमेशा कुछ उस वैसे बच्चे को जो जिसको इस तरह का फेयरनेस है, उस बच्चों को कंफर्ट कराना और हर बच्चों को मौका देना ताकि वो वापस से ताकि वो उन चीज़ों को रिमूव कर सके और एक बोल्ड बन के निकले ताकि अपना बात बेबाक तरीका से रख सके, उससे बिना किसी डर का। आइसोलेटेड एंड सेग्रेगेटेड। अब यहाँ पे क्या है कि वैसे बच्चे अपने कभी-कभी कुछ क्लास में कुछ बच्चे अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर देते हैं, उससे सबसे दूर रखेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कुछ बच्चे हर क्लास में होते हैं, लंच का टाइम होता है या लंच से पहले या जैसे असेंबली, प्री असेंबली जो भी होते हैं, तो वो अपने आप को हमेशा आइसोलेट महसूस करते हैं। वो अपने आप से अलग रखेंगे, ना किसी से बातें करेंगे, चुपचाप आएँगे, चुपचाप जाएँगे, चुपचाप आएँगे, चुपचाप जाएँगे, जो भी बोला जाए जब तक पूछा ना जाए वो जवाब नहीं देंगे। तो हमें उस कड़ी में हमें एक समझना पड़ेगा कि ऐसा वो क्यों करता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वाक़ई में उसे किसी चीज़ का डर हो, किसी चीज़ का फ़ियर हो या उसके अंदर से एक साइनेस भरा पड़ा है। तो हमें उस चीज़ों को काउंसलिंग हमेशा करते रहना चाहिए। हो सकता है कि वाक़ई में डर रहा हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वाक़ई में किसी चीज़ से मतलब नहीं रखना चाहते, तब तक वो सही है। बट कुछ ऐसे बच्चे जो किसी कारण से नहीं बोल पाते हैं, किसी चीज़ों से डर रहा होता है, तो उन सारी चीज़ों को नोटिस करना। इसके लिए सिर्फ़ क्लासरूम में ही नहीं, क्लासरूम के बाहर भी जितने भी जैसे असेंबली का टाइमिंग होता है, ये असेंबली का टाइमिंग होता है या फिर लंच का टाइमिंग होता है या प्री असेंबली होता है, डिस्पर्सल होता है, उस कड़ी में उसकी व्यवहार कैसा है? या फिर जब हम उसको फील्ड में अकेला छोड़ देते हैं, वो
किस तरह से करता है, उसका एक्ट कैसा है। तो जब भी हम अपने क्लासरूम से 2, 4, 5 या 10 बच्चे को चूज़ करते हैं जो हमें जिस पे हमें डाउट होता है, हमें उसे साइनेज को दूर करना है या फिर उसे देखते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो उसको जज करने के लिए हमेशा हमें उन सारे बच्चों को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो रहते हैं, किस प्रकार से वो सोचते हैं, तो उससे हम बाहर से ऑब्ज़र्व करेंगे। जब उसे हम एक रूम में अकेला छोड़ देते हैं, कुछ सामान के साथ, कुछ चीज़ों के साथ, जैसे छोटे बच्चे हैं, कुछ चीज़ों से देते हैं, तो हम देखते हैं उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब सामान बहुत सारा बिखरा पड़ा है, क्या उसे ठीक करता है या उसी से कुछ निर्माण करता है, कुछ इनोवेटिव करता है या चुपचाप बैठा रहता है। तो उसी से बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया जा सकता है कि वाक़ई में वो क्या सोचता है, कितना सोचता है किसी चीज़ों के प्रति। नेगेटिव अप्रोच, बच्चों के अंदर नेगेटिव अप्रोच भी आता है। वो जब भी हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, भले ही वो उससे आता है, नहीं आता, एक तो जो क्वेश्चन हम लिखाते हैं या फिर जो किताब में होता है चुपचाप याद कर लिया, वो नेगेटिव अप्रोच उससे पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम बोले जाए नहीं, आप जो भी आंसर दोगे, आप अपना आंसर दोगे। हमने जो लिखा है वो आंसर आपके पास आपका नहीं होना चाहिए, आपकी जो बुक में था वो आंसर नहीं होना चाहिए। भले ही आपका बोलने का मतलब वो होना चाहिए, बट सेंटेंसेस ऑफ फॉर्म ऑफ सेंटेंस अलग होना चाहिए। आप अपने